हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो देखिए, हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर करंट पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे कैसे डिपेंड करता है, और अगर मुझे उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, और साथ के साथ अगर उस ग्राफ का स्लोप हम निकालते हैं तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ये थ्योरी पढ़ने के बाद इनके रिलेटेड एक दो हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको उनकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये जो चैनल है वो ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमने सबसे पहले स्टडी करना है ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कि ओम्स लॉ बेसिकली है क्या अपना। देखिए, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बताया था, मैंने आपको करंट के बारे में भी बताया था। आज हम उसी के बारे में, या उन ये दोनों चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, ओम्स लॉ को समझने से पहले हम उसके रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था पहले उसको समझ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, रियोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस वायर है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर अपना एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या कैलकुलेट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस। फिर हम क्या करते हैं, इसी के साथ अटैच करते हैं अपना एमीटर। याद रखें, एमीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। उसके बाद ये एमीटर का पॉजिटिव है, ये एमीटर का नेगेटिव है, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव है। फिर एमीटर के पॉजिटिव को हम सेल के पॉजिटिव या बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए किस तरह से मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद लगाया जाता है एक आपका स्विच, तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारा लगता है रियोस्टैट। ठीक है, रियोस्टैट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल होता है पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए। रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करेंगे तो उससे मैं जो करंट की वैल्यू है उसको कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, उसको शो करने के लिए एक जिगजैग बनाकर उसके बीच में एक एरो को हमें ऐसे दिखाना होता है। बस फाइनली हमें इसके साथ यहां पर कनेक्ट हम इसको कर देंगे। ये जो आर मैंने यहां बताया है, ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कंडक्टिंग वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके क्रॉस मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो बस अब हम क्या करेंगे, स्विच को हम अपना ऑन कर देंगे, और स्विच को ऑन करने के बाद ऑब्वियस है कि इस पूरे सर्किट में आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है ये हमें एमीटर से पता लग जाएगा, और फिर वो करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। तो जिसकी वजह से हम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो पता करना चाहते हैं तो हम वोल्ट मीटर से वो पता कर सकते हैं। तो हुआ क्या, अब थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने रियोस्टैट की हेल्प से करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना शुरू किया। मतलब ये हमने ये देखने की कोशिश करी है कि अगर मैं करंट की वैल्यू को वेरी करता हूं तो मेरे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। तो हमें एक्चुअली ये जानना हमने इस चीज पे कि अगर इस पूरे सिस्टम में ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसका जो टेम्परेचर है अगर ये कांस्टेंट रहे, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहे आपका, कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में हमने ये जाना कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे ये है कि जो कंडक्टर, जिस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर वे करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो वेरी कर जाएगा, जिसके वजह से ओवरऑल सर्किट का जो करंट है उसमें फर्क पड़ जाएगा।
तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, तो V जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है। और क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो कर रहा है आपका। तो जिस रेशियो में V बढ़ता है उसी रेशियो में आपका I भी बढ़ता है। तो मजे की बात सिर्फ इतनी है यहां पर कि V मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें I मिलता है यहां पे। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है तो यहां पे इंट्रोड्यूस होता है कांस्टेंट। ये वही कांस्टेंट है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको कहा जाता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखा कि रियोस्टेट से अगर मैं करंट की वैल्यू को कम करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है, अगर करंट की वैल्यू बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है। तो जिस रेशियो में करंट बढ़ता है उसी रेशियो में मेरी वोल्टेज भी इंक्रीज होती है। सो फाइनली बात आती है स्टेटमेंट की कि भाई ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है आपका। कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं आपके लिए प्रॉपर जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूं यहां पे। कहते हैं कि एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to, directly proportional to the potential difference across the conductor, across its end भी कह सकते हो आप, its end। तो पहले से हमेशा ये याद रखें जो मैंने आपको बताना था इसमें कि वोल्ट मीटर जो होता है उसका काम पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, ये कभी भूलना मत। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर कि यार ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। एमीटर का काम होता है कि सर्किट में कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, और ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात हमेशा याद रखनी कि सर्किट के दौरान के जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है मेरा एमीटर का, वो पॉजिटिव के साइड कनेक्टेड होता है और नेगेटिव नेगेटिव के साइड कनेक्टेड होता है। और वोल्ट मीटर का भी ऐसे ही, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव देखते हो अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ ये कनेक्टेड होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं फिर से यहां लिख देता हूं आपका कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास I है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। R यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मुझे किसी भी कंडक्टर का अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये देखना है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और उसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है। उन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि ये ओम्स एक्सपेरिमेंट है तो ओम को, साइमन ओम बेसिकली उनको ऑनर करने के लिए हमने इसका जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो ओम रखा। तो या तो आप ओम लिख दीजिए या तो ओमेगा का जो सिंबल है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। इसके अलावा देखिए सिंपल सी बात है, किसी कंडक्टर का 1 ओम होना कब पॉसिबल है। देखिए सिंपल सी बात यही है कि देखो आर जो है ये मेरा 1 ओम सिर्फ तभी हो सकता है अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से अगर 1 एम्पियर करंट अगर आपका फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जैसे ये मेरा कंडक्टर है, मैंने इसके मान लीजिए अक्रॉस एक सेल लगा देता हूँ सपोज जो 1 वोल्ट का सेल है, और उसमें से मैं देख रहा हूँ कि जो करंट है अगर 1 एम्पियर का फ्लो होना शुरू हो जाए तो समझ आना यार इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरा 1 ओम होगा। अब इसके बाद हमने जो करना है वो है हमारा VI ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ग्राफ से क्या पता चलता है ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए हमारे पास ना एक्चुअली 2 तरह के ग्राफ होते हैं, एक होता है VI ग्राफ, एक होता है हमारे पास IV ग्राफ। देखिए दोनों का अपना एक स्पेसिफिक मतलब है। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास VI ग्राफ है तो उसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास जब 2 एक्सिस आप बनाओगे तो उसमें जो Y एक्सिस है ये आपका V होगा और जो X एक्सिस आप देख रहे हो ये मेरा यहां पर I होगा। अगर मैं IV ग्राफ बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि यार हमारा जो Y एक्सिस है वो हमारा I होगा
और जो हमारा v, जो हमारा x एक्सिस है वो हमारा यहाँ पर v होगा। अब आप सोचेंगे सर कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर v मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, सिर्फ इसी वजह से हमारा जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं v और i का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो इन दोनों के बीच में से पास होकर जाएगी। बीच मतलब नॉट एग्जैक्टली बीच में, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। अगर बीच में नहीं बना, थोड़ा हो सकता ऊपर की तरफ चला जाए, थोड़ा इधर चला जाए, बट वो स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा। और आईवी ग्राफ देखूंगा तो वो भी एक स्ट्रेट लीनियर लाइन ही आपको यहाँ पे दिखाई देती है, तो ऐसा कोई डिफरेंस देखने में कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, हाँ फर्क बहुत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान समझना। अगर मान लीजिए मुझे वी आई ग्राफ का स्लोप निकालना है तो वो मुझे क्या देगा, और अगर आईवी ग्राफ का मैं स्लोप निकालता हूं तो वो मुझे क्या देगा, ये समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट्स पहले आप ले लीजिए उस लाइन के ऊपर, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फिर आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ करिए, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। राइट एंगल ड्रॉ होने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो देखो, तो आप देख सकते हो कि ये लाइन मेरे v के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंथ है ये मुझे चेंज इन v को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या है बता देता हूं, देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो मेरे पास v2 आएगा, और इस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो मेरा v1 आएगा। तो ये लाइन की जो लेंथ है वो आएगी v2 माइनस v1 करके, तो ये हो गया चेंज इन v। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा i1 शो करेगा, और ये वाला जो है जो लेंथ है वो मेरा i2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आप लेंथ देख रहे हो ये एक्चुअली में चेंज इन i को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है हाँ चेंज इन i मतलब हो गया i2 माइनस i1। तो जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप का मतलब होता है कि y एक्सिस में कितना चेंज आया डिवाइड बाय x एक्सिस में कितना चेंज आया। अब इस बार y में कौन है, v, तो v में जो चेंज आया है आप यहां लिखेंगे चेंज इन v डिवाइडेड बाय x में जो चेंज आ रहा है, मतलब i में करंट में जो चेंज आएगा, मतलब डेल्टा i नीचे आएगा। और अगर आपको अभी याद हो तो मैंने बताया था कि v बाय i को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो हमें यह बात क्लियर होती है यहां से कि अगर मेरे पास वी आई ग्राफ है और उस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो स्लोप मुझे और कुछ नहीं एक रेजिस्टेंस देता है। चलो बात कर लेते हैं आईवी ग्राफ की। इस आईवी ग्राफ में भी मैं दो पॉइंट ही कंसिडर करूंगा, जैसे ए पॉइंट मैंने ये कंसिडर कर लिया, बी पॉइंट मैंने ये कंसिडर कर लिया, और एक ट्रायंगल आपके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस केस में अगर यहां देखूंगा तो ये मुझे I1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर देखूंगा तो ये मुझे I2 रिप्रेजेंट यहां पे करेगा, और यहां पे देखूंगा तो मेरे पास V1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये V2 रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं ये वाली लेंथ फाइंड करता हूं, इस ट्रायंगल की ये वाली लेंथ पैदा करता हूं, तो इस बार मुझे ये चेंज इन I दे रहा है, मतलब I2 माइनस I1 देगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं ये वाले हिस्से को, तो ये वाला मुझे चेंज इन V देगा जो कि V2 माइनस V1 है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y के अलोंग जो चेंज आप देख रहे हो इस बार वो करंट का चेंज है, तो मतलब आ जाएगा चेंज इन करंट, और नीचे आएगा चेंज इन v। और क्योंकि ये मेरी डेल्टा v बाय डेल्टा i का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये मुझे 1 अपॉन रेजिस्टेंस देगा। तो अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हो गया, तो मतलब आपके सामने है यहां पर कि अगर मेरा वी आई ग्राफ है ना, तो चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ, नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्राफ है, सपोज देखिए ये मेरा v है, ये मेरा i है। इसमें मैं दो लाइंस बनाता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, ये a है, ये मेरा b है, ठीक है। और एक मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, सेम बनाऊंगा, ये मेरा i है, ये मेरा v है यहाँ पर, ठीक है। और फिर से ये मेरा यहाँ पर A है, और ये मेरा फिर से यहाँ पे B है। तो इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या है, और इन दोनों में से A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, ये पता हमें करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले अगर ये मेरा VI ग्राफ है, तो जो स्लोप है VI ग्राफ का, स्लोप जो है मेरे VI ग्राफ का, वो मुझे रेजिस्टेंस देता है। तो मतलब ये हुआ जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अब किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है कैसे पता लगेगा, एंगल से पता लग जाता है।
देखिए ये वाला ए वाला और एक्स के साथ कौन एंगल ज्यादा बना रहा है, कौन एंगल कम बना रहा है, तो जो ज्यादा एंगल बनाएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ए वाला ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो मतलब ए वाले का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो देखिए क्योंकि स्लोप ऑफ ए जो है हमारा वो ग्रेटर है स्लोप ऑफ बी के, स्लोप ऑफ बी के, इसीलिए रेजिस्टेंस जो है ए का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, क्योंकि जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस देता है। लेकिन वही बात अगर मैं आईवी ग्राफ ही करता हूं, तो हमने पढ़ा था कि यार ये जो स्लोप होता है वो आईवी ग्राफ का, यार वो तो मेरे को 1 अपॉन रेजिस्टेंस देता है। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस देने का मतलब हुआ कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाएगी, बिकॉज ये इनवर्स में है। अब देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर ए वाले का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए वाला ज्यादा एंगल बना रहा है और बी वाला कम एंगल बना रहा है। तो क्योंकि स्लोप ऑफ ए, ठीक है, ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ बी, लेकिन इनवर्स होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है ए का वो आपका कम आएगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो मतलब जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है अगर ये आईवी ग्राफ होता है। तो आपने ये बात जानी कि पहले तो ग्राफ से हम रेजिस्टेंस या 1 अपॉन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसी 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस भी कहा जाता है, कंडक्टेंस भी कहा जाता है आपका। लेकिन चलिए मेन बात जो मुझे समझानी थी वो यही थी कि 1 अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो आईवी ग्राफ में मिलता है, और वीआई ग्राफ हो तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से इस चीज को समझो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गुड। देखिए अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब तो यार फिर न्यूमेरिकल्स तो बनते ही हैं। चलिए अब आपको मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है ये। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होते, टफ बिल्कुल नहीं होते आपके, ठीक है, आराम से देखो समझो इसको। कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। देखो कितना इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V आपको दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, और जो करंट है वो आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर का। क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस पूछी जा रही है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा कि V हमारा IR होता है, तो R हो जाएगा V/I। V मेरा 0.1 है और ये है मेरा I जो है वो 2 है। बस आपने इसको सिंपली से सॉल्व ही करना था, तो आपका जो आंसर है वो 0.05 ओम मिल जाती है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने अपना जो पहला न्यूमेरिकल था उसको सॉल्व करना था। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है कि आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस 6 ओम है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। बस तो कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को बिल्कुल नहीं मानना, तो कितना देखो सिंपल है। फिर से V आपको यहाँ पे 24 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वो 60 ओम की है आपके पास, ठीक है। करंट पूछ रहा है, ठीक है, तो V हमारा IR होता है, तो I हो जाएगा V/R। V 24 हो गया और नीचे आ जाएगा आपका 60, 6 चौके 24, ये 4 होता है आपके पास, तो 4/10 करेंगे तो आपका आंसर 0.4 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो बस कितना सिंपल है, देखो है ना, फॉर्मूला पता हो तो आराम से हम अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? कहता है कि अगर मैं 220 वोल्ट की सप्लाई देता हूं तब 3.4 एम्पियर करंट फ्लो करता है, बट अगर मैं 220 की जगह पे 110 वोल्ट की सप्लाई दूं तब इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो, मेरे इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है या कोई भी अप्लायंस की बात हो रही है, उसकी रेजिस्टेंस तो वही की वही रहेगी, रेजिस्टेंस में ना कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए हम पहले का काम करते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और उस रेजिस्टेंस और नई वोल्टेज का इस्तेमाल करके हम अपने करंट को फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले वोल्टेज की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, 220 वोल्ट दिया हुआ है। करंट की बात कर लेते हैं, 3.4 एम्पियर आपका करंट है। तो V इक्वल टू IR लगाकर, R हो गया V/I, तो V आपका 220 है, I आपका 3.4 हुआ, मतलब 2200 डिवाइडेड बाय 34 आपके पास आ गया।
तो 64.7 ओम व्हेन यू सॉल्व इट आपको ये वाला रेजिस्टेंस मिल जाता है। सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूं तो अब रेजिस्टेंस जो है वो तो आपका 64.7 ओम ही है और वोल्टेज जो है वो आपने 110 वोल्ट कर दिया है। करंट निकालना है तो करंट क्या होता है, V डिवाइड बाय R होता है ना, तो 110 डिवाइडेड बाय आपका 64.7 जो है आप इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर 1.7 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अच्छा, एक तरीका और भी होता है जो थोड़ा सा मतलब जल्दी सॉल्व करने वाला होता है, वो ये कि आर को ना ऐसे फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, उसको चेंज मत करना। अब देखिए आर इक्वल वी क्या है हमारे पास 110 है ना, और ये आर की वैल्यू फ्रैक्शन वाली डाल दो आप, 220 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3.4, तो 3.4 ऊपर चला गया। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। तो 3.4 ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा 220। बस अब देखिए ये 11 वाला इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, आपको पता ही है जब कटता है तो 1.7 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, जरूरी नहीं होता कि हमेशा सॉल्व ही करना है आपने और तभी जाके आंसर निकालना है। आप फ्रैक्शन वाइज वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, बट ये सॉल्व जरूर करना अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस एंड ऐसे कुछ पूछा गया है तो तब आप इस्तेमाल करिए, अदरवाइज इसको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे जो ग्राफिकल बेस्ड है ना। तो ये देखिए एक ग्राफ बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूं मैं। अब कहता था वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आपको आई का ग्राफ दिया हुआ है, आपको वी का ग्राफ दिया हुआ है, कहता है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। देखिए अगर प्लॉटिंग की बात आ जाती है तो ग्राफ पेपर के ऊपर ही प्रॉपरली बन पाता है, और ग्राफ पेपर में आपने क्या करना है ये देखिए मैंने बना के आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। तो 0 दिया है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो गैप है आपका 0.1 0.2 0.3 0.4 आप देंगे करंट के लिए। और अगर मैं V की बात करूं नीचे V बना हुआ है ना, पहली बात इसने VI ग्राफ नहीं बोला या IV ग्राफ नहीं बोला, तो आप ग्राफ कैसे भी बना सकते हो। तो यहां पे मैंने I बना दिया, यहां पे मैंने अपना V बना दिया। ठीक है, ओके जी। अब उसने कहा कि भाई इसमें से जो मुझे क्या कहते हैं उसको रेजिस्टेंस जो है वो पता करके बताइए। अब पहली बात ये मेरा एक IV ग्राफ है ना, IV ग्राफ, और क्योंकि ये मेरा IV ग्राफ है तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसका जो स्लोप होता है वो तो मुझे 1 अपॉन रेजिस्टेंस देता है, तो मतलब रेजिस्टेंस पता करना है तो 1 अपॉन स्लोप कर दो आप अपना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब इसमें से हम कोई भी अपने 2 पॉइंट कंसिडर करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं जो थोड़े से हमारे लिए सिंपल हो और आराम से हम उसका आंसर निकाल सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ई वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो ई वाले पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है, बीच में 10 डिवीजन है और ये मेरे सेकंड लास्ट डिवीजन पे है। तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट थोड़ा अलग कलर में करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 6.8 है ना, ये 6.8, ये यहाँ पे देखो 0.4 है ना। रुक जाओ, पहले हम हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो पहले एक मिनट, कलर थोड़ा अच्छा सा ले यार ताकि दिख जाए। हाँ अब ठीक है, तो पहले आ जाएगा 6.8 आ गया और कॉमा 0.4, तो एक तो ये है मेरे पास। ठीक है, ओके। अच्छा एक ये लेते हैं डी वाला, और वैसे भी यार एक सिंपल तरीके से भी तो निकाल सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये जो ई वाला पॉइंट है वो ये वाला है ना, तो ये वो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक, तो ये रहा कोऑर्डिनेट। अच्छा, और कोई और वैल्यू ले लेते, एक ये ले लेते, चलो एक ये ले लेते हैं, कोई भी 2 ले सकते हो जो भी आपको लगता है, 2 पेयर्स कोई भी अपने आप ले सकते हो। ठीक है, ओके जी। तो 1 अपॉन स्लोप है ना, पहले हम इसके स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप अगर आपने निकालना है तो इस ये IV ग्राफ, और वैसे भी मुझे स्लोप क्या करना है, मैं डायरेक्टली उसको कर लेता हूँ, बात एक ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी दिए हुए हैं ना,
तो मैं तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे बताता हूँ, डोंट वरी। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, चेंज इन V डिवाइड बाय चेंज इन I होता है ना मेरे पास, ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो V क्या है 6.8, ये मेरा 6.8 है, -3.5 डिवाइडेड बाय, और 6.8 का करंट कितना था 0.4 माइनस 0.2। ठीक है जी। तो जब आप करेंगे तो ये 3.3 आपके पास यहां पे ऐसा बन रहा है, 3.3 है ना, 3.3, 6.8 है ना, हाँ 3 गया और 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.2, मतलब ये कि 33 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिल गया है। तो 33 को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 वन ज़ा 2 तो आपका यहीं पे आ गया, एक 13 बन गया, 6 12 होते, एक कैरी हो गया बेटा आपके पास 0 और 0.5, तो इसका मतलब है 16.5 ओम, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 17 ओम भी ले सकते हो, 17 ओम भी ले सकते हो, 0.5 है ना इस वजह से। ठीक है, नहीं तो 16.5 ओम ले लीजिए, एक ही बात है, 17.5 के चक्करों में मत पड़ो, अपना आंसर लेके आगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, क्लियर। लेकिन अगर आप स्लोप निकालते, स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है यार, यहां पे स्लोप का मतलब होता है दैट इज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, ये होता है ना। तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, इसका भी और इसका भी, तो देखो आर फिर से वही आ गया ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और रेजिस्टेंस बोलो ना, कोई भी दो वैल्यू उठा लो, कोई भी दो वैल्यू उठा लो, उसमें से V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, मतलब याद रखना बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर देना। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, और किस तरीके से आपने उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया, हमने ये जाना कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल हमने वो देखा, इसका डायग्राम देखा, और उस एक्सपेरिमेंट से कैसे हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचे उसके बारे में स्टडी किया, और साथ साथ हमने ये जाना कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे IV ग्राफ को देखते, कैसे VI ग्राफ को देखते, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।